अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से सिलसिला जारी है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। जनाब, कल भी कुछ इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि जो न्यूजीलैंड की फतह थी उसके बाद पाकिस्तान के कितने इम्कानात सेमीफाइनल में जाने के बाकी रह गए। और आज के मैच के हवाले से भी अभी गुफ्तगू होगी, क्योंकि बहुत सारे सवालात अब भी मौसूल हो रहे हैं कि क्या ये मुमकिनात में से है, पाकिस्तान जो है वो बड़ी शिकस्त दे सकता है, क्या सूरत हाल बनती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान को 282 रन के करीब इतने बड़े मार्जिन से अगर वो इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देने में कामयाब होता है तो जाकर उसके इम्कानात बढ़ सकते हैं। बहरहाल ये तकरीबन नामुमकिन है। इंग्लैंड की टीम चाहे ये वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छा ना साबित हुआ हो, ताहम इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन टीम है और याद रखें कि इस टूर्नामेंट में दिफाई चैम्पियन की हैसियत से हिस्सा ले रही है। बहरहाल यकीनन अपनी खामियों को बहुत जल्द उनके ऊपर काबू पा लेंगे और वर्ल्ड कप के बाद एक नई उम्मीद है कि टीम हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के केस में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और जैसे हम इससे पहले अपने प्रोग्राम में इस चीज़ की निशानदही करते आए हैं, बल्कि शुरू दिन से जब से सिलसिला शुरू हुआ है इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा और हुआ है कि हम नाकाम होने के बाद ज़िम्मेदारी या तो दूसरों पर डालेंगे या फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के हलिये और बहाने जो है वो पेश करेंगे। तो जनाब यही सिलसिला जारी है कि इंग्लैंड की टीम भी बाहर हो गई, वो भी टीम बाहर हो गई, तो हम अगर हो गए तो इसमें क्या है। तो यही इसी किस्म की बातें हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। बहरहाल अब सवालात बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ हमारे एक्सपर्ट जनाब विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ भी रही। बड़ी मुश्किल बातें भी हुई, यकीनन बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी हैं और गुजरनी चाहिए। अगर क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर सख्त बातें नहीं की गई तो फिर नतीजा यही निकलता रहेगा। मैं विशाल भाई को खुशामदीद कहता हूँ। विशाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई, सूरत हाल आपके सामने है, अब भी वही मामला और मसला है। कल बड़ी तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, लेकिन बड़े अजीब हमारे लोग हैं, आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई सूरत बन जाए और हम क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन आप एक बात शुरू से हाईलाइट करते आए हैं कि ये अच्छी कोई रिवायत नहीं है या कोई चैंपियन जो टीम होती है उसका कोई इस तरह का तरीका नहीं होता किसी टूर्नामेंट में एक्सपोजर लेने का। बहरहाल मैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे, बड़े बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं और वो ये फरमाने लगे इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कप्तानी मैंने की है और वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, वही वो जो रिवायती बातें। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। जी अच्छा, देखिए, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। अब आपने मुझे बताया कप्तानी के ऊपर, उन्होंने कहा मेरी कप्तानी सबसे बेहतरीन रही, तो यकीनन वो ये बात कहेंगे, इसलिए कि उनकी ये मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उनको अपनी कप्तानी को फर्दर प्रोलॉन्ग करना है। अच्छा, अब बात ये है कि शिकस्त के ज़िम्मेदार कौन है, ये तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है और इसके ऊपर तो एक पूरा के पूरा प्रोग्राम होना चाहिए और उसके ऊपर हम उसके ऊपर बड़ी एक पूरा पैनल होना चाहिए जो अपनी अपनी राय दे, इसलिए कि ये शिकस्त की जिम्मेदारी आप किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकते, इसके ऊपर कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर सकते हैं सिर्फ कि ख़राब परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की क्यों रही। तो ख़राब परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की रही तो उसकी जिम्मेदारी कोच ले, अपने ऊपर ले जिम्मेदारी। अच्छा, अब रह गई जहाँ तक बात कि पाकिस्तान के मैच की, कल हम यही बात कर रहे थे, मैंने ये बात कही थी कि लोग गलतफहमी के शिकार हैं। आज न्यूजीलैंड अगर मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। अब वो जो 283 का टारगेट आया है, वो टारगेट भी जो लोग उसको बयान कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो भी नाइंसाफ़ी है कि आप 300 रन करें तो 283 पे आउट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो रन जितने बढ़ते चले जाएंगे वो टारगेट भी उसी हिसाब से सेटल होता चला जाएगा, चेंज होता जाएगा, इसलिए कि वो नेट रन रेट के ऊपर है। आपके जब रन करने की वो बढ़ेगी तो फिर रन नीचे तो होने वाले रन बढ़ेंगे तो रन करने वाले रन भी बढ़ेंगे। तो ये बात कहना कि वो 13 रन, मैं अभी उसको मुझे वो बात हजम नहीं होती है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान टीम को अगर हम वो जो बीच के 3-4 मैचों में अगर हम थोड़ा संभल के खेलते तो हमारे लिए ऐसा नहीं था कि हम सेमीफाइनल में ना पहुंचते। लेकिन बस ठीक है, क्रिकेट है, लेकिन जो हमारे लिए सोचने की बात है
एज ए पाकिस्तानी या एज ए पाकिस्तानी ऑब्जर्वर हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सोचें और ये बताएं कि हमने कहाँ गलती की है और उन गलतियों को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। अगर हम ये बातें अब नहीं करेंगे तो आप खुद देखते हैं, मैं कल भी ये कहा था कि पिछले कितने वर्ल्ड कप, कितने चैंपियंस ट्रॉफी, कितने T20 हमने देखे कि हमने फजूल में वो मैचेस हार दिए और हम वो मैच जीत सकते थे लेकिन हमने उनको रख के झोली में रख के उनको गिव अप किया और उसकी वजह कुछ मैं उस पे जो असल वजह उस पर नहीं जानना चाहूँगा कि वो जो आजकल मैचेस वो आ रही है, लेकिन इसके अंदर बड़ी चीज़ें छुपी हुई राज बहुत ज़्यादा हैं। अभी बॉल का एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक अंपायरिंग का डिस्प्यूट चल रहा है, जो DRS पे चल रहा है वो चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बाद भी मैं समझता हूँ कि कुछ और भी ऐसी चीज़ें, पिचों का भी इसमें इशू है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हमें किसी वक्त बैठ के डिस्कस करना चाहिए। हम बीइंग एक्सपर्ट हम लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहिए। हम लोग तो क्रिकेट से रिलेटेड भी हैं और अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे तो अभी मैं बताऊँ आपको कि कराची की टीमें इस वक्त बड़ी टॉप पोजीशन पे जा रही हैं। कराची की दोनों टीमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, T20 में, वनडे इंटरनेशनल कायद-ए-आज़म टूर्नामेंट और अंडर-19 सब टीमें अच्छी परफॉर्मेंस जा रही हैं। अब ये जो चीज़ें एकदम से ठीक होना शुरू हुई है कराची की, तो वो खुद ब खुद नहीं हुई हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक सिस्टम है, जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया। मैं इस क्रेडिट दूंगा नदीम उमर साहब को कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को किस अंदाज में हैंडल किया। चूँकि देखें, बर्दाश्त और अपनी बात को लोगों तक, सही बात को लोगों तक पहुंचाना, ये जो इसके बीच में जो तरीक़ेकार है ना, ये इतना प्लेजेंट होना चाहिए कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप गुस्से से डरा के धमका के करेंगे तो वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन ये एजुकेशन है। जब आप उनको एजुकेट कर देंगे, देखिए मैं एक दफ़ा मैं मंसूर अख्तर के साथ, टेस्ट क्रिकेटर, उनके साथ मैं कहीं पे था, तो ऐसी हम लोग कोई बातें कर रहे थे, कहने लगा यार एक बात बताऊँ तुम्हें कि ये जो रन करने का है ना, ये भी एक आदत है। बिल्कुल सही। जब आपकी आदत पड़ जाती है ना रन करने की, तो आप घर जाके अगर जल्दी आउट हो जाए तो घर जाके अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार भाई ये रन कर सकता था, मैंने कहाँ गलती की है। लेकिन जब आपकी ये आदत ना हो तो आपको यही नहीं पता होता कि मैंने गलती कहाँ की। बहुत अच्छी बात, क्यों की है गलती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। आपको उस पीरियड तक अपनी बैटिंग को लेके जाना चाहिए जिस पीरियड के अंदर जाके आपको रन करना आसान हो जाए। लेकिन ये पिचें और ये बॉलर, ये आप भी क्रिकेट खेलें, हम भी क्रिकेट खेलें, ये सारे 50 ओवर में एक जैसे नहीं होते। आपको बीच में ऐसे मौके मिलते हैं बहुत सारे जिसमें आप अपनी सब जो गुनाह है उनको बराबर कर लें, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके जिस्म के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए, आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास उतनी स्ट्रोक्स होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो आपने उसको छलांग नहीं लगा सकते आप। तो अब पाकिस्तान टीम में इन चीज़ों का फुकदान है यकीनन, और हम देखेंगे कि ये कोच मैच ख़त्म होंगे, ये कोच अपनी कंट्री चले जाएंगे और छुट्टियों के ऊपर मैनेजर अपने चले जाएंगे, टीम अपनी शफल हो जाएगी। हमें इसके बाद हमने हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम इन तमाम खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि 30-40 खिलाड़ियों को बिठाल के और उनको समझाएं कि हमने उनको दिखाएं टीवी पर कि आपने किस जगह क्या गलती की है। तो मेरा ख्याल है कि हम इम्प्रूव कर जाएंगे। ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं। मैं वही और मुझे वो वक्त याद है, हमारी वो नहीं है, रिवायत नहीं है कि हम खुद से सीखना चाहें। क्या कोई लड़का जाकर कहता होगा कि मेरी जो है कोई प्रोफाइल निकाल के दो या मेरे स्टेटिस्टिक्स बताओ कि मैंने कहाँ पर गलत शॉट के लिए। आपका कैप्टन एक ही तरीके से आउट हो रहा है, उसके वीक एरियाज़ हैं, वीक स्पॉट्स हैं, सबको पता है कि क्या हैं, किसके ऊपर उसको पकड़ना है। वो खुद इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन खुद को कहलवाते हैं, अगर उस मनसब तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। यहाँ तो बड़े बड़े फ्लॉज उसकी बैटिंग में नज़र आ रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा कि वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो हर मैच के अंदर उसी तरह ट्रैप हो रहे हैं। 3 दफ़ा शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच कराया, सामने पैर निकालने की कोशिश की है, आउट हो गए। तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है, ये तो नहीं वो कर सकते विशाल भाई। अच्छा देखिए, मुझे एक और वाकया याद आ रहा है। जाहिद, वो कौन सा जाहिद था जो पाकिस्तान, मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर जो था, नहीं बैट्समैन जो था, जी जी, वो जिसने शारजा के अंदर 98 में जो आउट हो गया था इमरान खान की कप्तानी में, वो जो था उसको एक प्रॉब्लम हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सादिक मोहम्मद को हायर किया और उनसे कहा कि इसको ये कुछ आपसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने उसको बाकायदा नेशनल स्टेडियम में ये ट्रेनिंग करते हुए देखा। उसका शॉट जो था, उसका सर उड़ जाता था और उसका शॉट ऊपर चला जाता था।
तो वो ये कहता था कि मैं जब ड्राइव खेलता हूँ तो मेरी ड्राइव जो है ना कारपेट के ऊपर नहीं जाती है, ऑल अलोंग द ग्राउंड नहीं जाती है, बल्कि उठ जाती है। तो उसमें क्या तरीका होगा? तो फिर उन्होंने उसको वो सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। तो ऐसा भी है कि खिलाड़ी ये भी कोशिश करते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी नहीं करता। और दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ मैंने कोचिंग में एक चीज़ सीखी है कि जो आदमी जितना अच्छा, जो प्लेयर जितना अच्छा बात सुनने वाला होगा, वो उतना अच्छा चीज़ को सीख के आपके सामने डिलीवर करेगा। ठीक है। अगर वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमारे साथ सहीर अब्बास साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सहीर अब्बास खुद एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट भी उन्होंने खेली है, क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सहीर भाई को मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करूंगा। सहीर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये भी बता दो, ये जाहिद फजल साहब की बात कर रहे हैं। जाहिद जी 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 जी, वो इंजर्ड जो हो गए थे, अभी मुझे याद आया 98 पे मेरे ख्याल। इंजर्ड नहीं हुए थे, वो बड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन ये है कि 98 पे जो हुए तो आज उनकी बर्थडे है। अच्छा, वाह जी वाह, आज तो बड़ा टाइम पे आज हमने याद किया। वही मैं कह, बड़ी उम्र है उनकी, सही टाइम पे उनका मौजूद छिड़ा है। जी जी बोलिए। बिल्कुल, वो आज तक याद है उनकी इंजरी, वो पता नहीं इंजरी थी। आप तो सहीर भाई ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो तो नहीं, नया नहीं है, तो बहुत पुराना खुल के बंद हो चुका है हमारे लिए तो। बिल्कुल, हमने तो इंजर्ड देखा था, बस वो हमें याद है कि वो इंजर्ड हो गए थे, विकेट पे लेटे हुए थे, मुझे अच्छी तरह। लेकिन 95 पे जब आदमी 100-200 कर सकता है जी, और वो एक 98 पे बैठा 2 रन नहीं कर सकता क्रैम्प्स पे। वाह जी वाह, ये तो आपने अच्छा, वो 95 पे पानी पिलाने कौन आया था, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, वो छोड़ देना, अब इतना ना खुल के ना बताएं। सहीर भाई ये बताइए, अब वर्ल्ड कप तो आपका तकरीबन मुकम्मल हो गया और कप्तानी वगैरह ये सब हम हाईलाइट करते आए, और आप तो इससे पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि जनाब सूरत हाल ऐसी ही होगी जिसका हमें सामना है, लेकिन हम सीखेंगे क्या? अब विशाल भाई कह रहे थे कि वापस आएं, लड़कों को बिठाएं, गलतियों के बारे में बताएं। ये वो लड़के हैं जो गलतियों से सीखेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे? जी फरमाइएगा सहीर भाई। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल इनको कोई फर्क पड़ता है हार जीत से। जितना जो है वो उतने ही हैं प्लेयर। आप जो अभी बाबर की बात कर रहे थे, देखिए एक प्रेशर वाला गेम होता है, और जो देखिए सीरीज का प्रेशर अलग होता है जी, और जो टूर्नामेंट्स का प्रेशर इतने बड़े वो अलग होता है। देखिए जो डिलीवर करता है बड़े टूर्नामेंट्स में, उसी को हम बड़ा प्लेयर मानते हैं जी, ठीक है ना। सीरीज में इतना मुश्किल नहीं होते रन करना, क्योंकि 3-3, 4-4 मैचेस होते हैं, सबके 5 मैच होते हैं। तो उसमें ये कि एक आदमी अगर फॉर्म में तो फिर उसकी फॉर्म कंटिन्यू रहती है तो कर सकता है, लेकिन इसमें हर मैच में आपको अलग अलग बॉलर्स खेलने पड़ते हैं। आपको सीरीज वाले बॉलर, एक सीरीज वाले में 3-4 एक ही जैसे बॉलर मिलते हैं, इसमें सब अलग अलग बॉलर मिलते हैं आपको। बिल्कुल, तो वो चीज अलग हो जाती है, तो ये चीज अलग हो जाती है। लेकिन ये है कि देखिए अभी कोई और टूर्नामेंट है, कोई सीरीज आएगी, फिर स्कोर कर देंगे, वो जी चलो फॉर्म खराब थी तो इसलिए स्कोर नहीं हो सका। वर्ल्ड कप ये कोई ये नहीं सोच रहा, वर्ल्ड कप का प्रेशर और अलग अलग बॉलर्स हैं, बड़े बॉलर्स हैं उसमें पूरी दुनिया की पूरी टीमें आई हुई हैं, हर एक लड़का आया हुआ है, ठीक है ना, जो बेस्ट है उनके। और आपको सीरीज में अमूमन ऐसा नहीं मिलता कि इंजर्ड हो जाता है, हल्की फुल्की इंजरी भी जो कैरी कर रहा था वो नहीं आता। तो ये फर्क होगा। और ये है कि देखें, इनको सीखने का यही है कि एक्सपीरियंस कोई फायदा नहीं है हमारे कप्तान को इसका पीना होगा मुझे नहीं लगता था कि कप्तान आपको जरूर चेंज करना पड़ेगा। अंडर प्रेशर वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए। प्लेयर बहुत बड़े, नो डाउट, देखें प्लेयर में तो कोई भी किसी की भी दो राय नहीं है, लेकिन वो सही है एक तरह से आउट हो रहे हैं, वो जरूर उनको उस पर जल्दी कुछ काम करना पड़ेगा, और कर भी रहे होंगे, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब देखिए प्लेयर वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर वो दोबारा गलती ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। एक दफा जहीर भाई ने वो 274 किए थे, स्वीप मार दिया था, उसके बाद उन्होंने स्वीप नहीं मारा, कि मैं स्वीप पे आउट हो गया। अब इंसान जब खुद सोचता है मैंने क्या गलती की, जो मेरा गलत शॉट है जिसमें बार बार आउट हो रहा हूँ, वो मैं शॉट ना मारूं। बिल्कुल, तो ये होता है। लेकिन बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला हमारी टीम में अगर थोड़ी सी भी प्रॉपर तरीके से चेंजेस आ गई, और जिन्हें हम बार बार, मैं क्या पूरी दुनिया बातें कर रही है, पूरा पाकिस्तान बातें कर रहा है, जिन जिनको होना चाहिए वो अगर उस टीम में आ जाते हैं तो आपकी टीम में फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अब टाइम निकल चुका है, अब एक हमें वर्ल्ड कप के लिए और वेट करना पड़ेगा 4 साल का। उस वक्त तक देखें क्या होता है क्या नहीं होता, तो कहां से कहां कहानी पहुंच जाती है, कौन कौन आपके पास होता है। तो ये सब कुछ चेंजेस तो करनी पड़ेंगी आपको, तभी आपकी टीम जाके थोड़ी सी सही होगी, वरना मैं नहीं समझता कि कोई इम्प्रूवमेंट आने वाली है आगे भी। ठीक सहीर भाई, अब ये कि कैलेंडर ईयर में अब वनडे तो शायद इतने ना हो, बल्कि बहुत ही कम है,
लेकिन T20 क्रिकेट है, क्या ये भी ये सोच कर बैठे हैं कि T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देंगे तो दोबारा से नौकरी महफूज हो जाएगी? क्या दिमाग में यही चल रहा है कि ये तो चलें, थोड़े दिन की बात है, मीडिया और हम जैसे प्रोग्राम जब तक चल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बाद ये खामोश हो जाएंगे? T20 की जैसे अभी सीरीज़ आपने बताया कि वो उसमें परफॉर्मेंस दे दी और दोबारा से वो वापस आ जाएंगे, नौकरियां भी बच जाएंगी, क्यों यही सोच रहे हैं खिलाड़ी? एक माइंड में तो होता है जी, चलो ये मैच अच्छा नहीं होता, अगला हम सीरीज अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन T20 और वनडे में बहुत फर्क है जी। T20 में आपको अच्छे बॉलर के 2 ही ओवर खेलने होते हैं शुरू में, बिल्कुल ठीक है, चेंज होता है, दूसरे बॉलर आते हैं, आप सेट हो जाते हो, फिर आपकी शॉटें भी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि बॉलर्स को एडवांटेज होता है, वो 4 ओवर बड़ा जान से कर सकते हैं, खासतौर पर पेसर से तो बड़ा एडवांटेज है उसमें, और वो अगर अच्छा स्पेल हो गया तो फिर वो आप विकेटें भी लेते हो और आपका यकीनन आप T20 खेलो, नाम तो वो नहीं है, पाकिस्तान से अपने मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हो, हर चीज तो हो ही रही होती है। तो ये है कि वनडे और आप T20 को कंपेयर ना करें। अगर इस बार वनडे अभी T20 ज्यादा है तो यकीनन आपको फर्क नजर आएगा जब ये वापस आएंगे। तो ये उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्होंने कुछ सोचा है कि हमने क्या करना है, ये सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा तो उस वजह से जरूर परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। तो इतना फर्क, इतना डिफरेंस आ जाता है वनडे की परफॉर्मेंस पे, सीरीज की परफॉर्मेंस पे, और जो कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप जैसा, एशिया कप जैसा, उसमें काफी फर्क आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमारे यहाँ हम इसको असल में ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और विशाल भाई भी यहाँ पर हैं, उनसे यही बात हो रही थी कुछ देर पहले। विशाल भाई, ये तो हमारी एक रिवायत है, मैं देख रहा था एक फॉर्मर क्रिकेटर बड़ी तेज़ गेंद किया करते थे, करियर तो कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि अब वो सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब वगैरह पे ज़रा ज़्यादा प्रोएक्टिव है। वो एक दफ़ा ये फरमा रहे थे वर्ल्ड कप हारने के बाद, जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीतना ज़रूरी थोड़ी है, तो एक प्राइड है, बस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये सोच है। तो ये मैं समझता हूँ कि वही सोच है जो काम कर रही है, कि ज़्यादातर लड़कों को शायद यही लगता है कि चलें सिर्फ महज एक टूर्नामेंट है जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वही T20 का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सगीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, उसमें तो अब स्पेशलिस्ट जो प्लेयर हैं उनको उतारा भी नहीं जाता, वो भी अपनी क्रिकेट बचा कर खेल रहे हैं। अभी आपके पास आए, आपने देखा ना, उसमें विलियमसन था ना, और अच्छे खिलाड़ी थे, आपने टीम भेज दी, आपने उनके खिलाफ परफॉर्मेंस दे दी, ये हो गई आपकी नौकरी पक्की। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? देखिए, मैं 2-4 बातें बीच बीच में खुल के कर दूं। प्लीज़। जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों की पार्ट है, उसी पार्ट का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो वो अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो फिर उनकी भी नौकरी ख़राब होगी। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि मैं 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दूं जो मेरी समझ से है। एक तो ये कि बोर्ड का चेयरमैन एक पीरियड के लिए आना चाहिए और वो पूरे इख्तियारात के साथ अपना काम करे, फिर उसके ऊपर से कोई चीज़ें मुसल्लत ना की जाए। दूसरी, और एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए, चाहे क्रिकेटर हो या ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी होना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को आंखें दिखाने का इख्तियार हो। दूसरी बात यह है कि आपकी जो टीम है उसकी टीम की मैनेजमेंट का एक आदमी टॉप के ऊपर एक चीफ होना चाहिए जो अपनी तमाम उसको इख्तियारात हासिल हो उस टीम के लिए, ताकि जब टीम हारे तो फिर उससे पूछा भी जाए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि वो जो मेरे ख्याल में वो चीफ कोच होता है, वो अब वो जो चीफ कोच है वो फिर पीछे भी जाए। जब वो 40 लड़के, 50 लड़के, 40, 30 लड़के वो सेलेक्ट करने के बाद उन लड़कों के ऊपर वर्क भी करें, ताकि उसके पास उसका रिप्लेसमेंट भी मौजूद हो, वो किसी और से ना पूछे। मुझे एक वक्त याद है कि शाहिद आफरीदी जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ था कि वसीम अकरम ने पूछा कि भाई मुझे बताओ कोई ऐसा प्लेयर यार जो वो बड़ा अच्छा लंबे लंबे मारता हो, तो उन्होंने कहा भाई एक शाहिद आफरीदी है, हालांकि वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन मारता बड़ी ज़ोर ज़ोर से, तो वो लेके चले गया और उससे रन भी कर दिए। अब इस किस्म से अगर टीमें सेलेक्ट होंगी तो ये मिसाल हमारे लिए बन सकती है, लेकिन इससे टीमें ठीक नहीं होती हैं। टीमें ठीक उस वक्त होती है जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करें। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जब आपके पास 16 लड़कों की आपने टीम बना ली तो उनके पीछे 15 प्लेयर आपके पास, हर एक कैटेगरी का आपका एक एक 2-2 प्लेयर आपके पास पीछे मौजूद हो, ताकि आपके पास जो खेल रहा है उसको भी ये पता हो कि ये कोच ने अगर मैंने परफॉर्मेंस दी थी, ये कोच मेरी छुट्टी करके उसको ले आएगा। तो ये जो डर और खौफ है ना, ये डर और खौफ प्लेयर के अंदर होना चाहिए, ना कि ये कि वो ये कहे कि मुझे तो कोई टीम से नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें इसी गुफ्तगू जारी रखते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, कुछ अपनी टीम के बारे में बात कर रहे थे। और मैच जो इस वक्त जारी है अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन, अफ़गानिस्तान की टीम ने 244 रन किए 50 ओवर में, 10 विकेटें उनकी पूरी खो चुके वो। और जनाब साउथ अफ्रीका ने अब से कुछ देर पहले तक 7.5 ओवर में 41 रन स्कोर किए। तो हदफ का ताक़ुब जो है वो जारी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में चेस करने में कामयाब हुई है। इसके अलावा नीदरलैंड के ख़िलाफ़ वो नाकाम हुई, भारत के ख़िलाफ़ नाकाम हुई। और यही कहा जा रहा था कि ये मैच भी उनके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं तो यकीनन इस मैच को इतना मुश्किल नहीं लेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कुछ देर पहले गुफ्तगू हमारी हो रही थी और बात कर रहे थे हम अपनी टीम के लिए कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। विशाल अंसारी साहब मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। विशाल भाई, अब ये तो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, हमने देख भी लिया मेयार भी, और सारे तजर्बे हमने करके देख लिए, बाहर से कोच भी मंगा के देख लिया। ये कोच से क्या मॉडर्न क्रिकेट में कोई फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ अगर कोई अच्छा नाम हो तो आप डिलीवर करोगे? मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो कोचेज़ हैं जिनकी वाकई नज़र आ रही है एफर्ट, उसमें जोनाथन ट्रॉट है अफ़गानिस्तान के कोच। आप देखें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टीम को ट्रेन किया, उसने परफॉर्मेंस दी। और एक दो कोचेज़ और हैं, राहुल द्रविड़ उसमें सर फहरिस्त हैं, टीम की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी मानदा, अब आप किस तरह देखते हैं इस कोचिंग के रोल को? ये बड़ा क्योंकि अहम है, क्योंकि हो सकता है बहुत मुमकिन है कि वर्ल्ड कप के बाद आप कोच को भी फारिग करना पड़े। जी देखिए, कोच का तो किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि कोच तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है और उसे उसके अंडर में एक बॉलिंग कोच भी है, एक बैटिंग कोच भी है। लेकिन इन सब बातों से हट के एक मैं अजीब और गरीब बात बताऊं आपको कि जब कोई एक कोच जब कोचिंग कर रहा होता है एक बॉलर को, तो मैंने अक्सर देखा कि जब बॉलर को कोचिंग कर रहा होता है तो बैट्समैन अपना काम कर रहा होते हैं, हंसी मजाक खेल कूद अपना कर रहे होते हैं, और जब बैट्समैन को कोचिंग कर रहा होता है तो बॉलर बिल्कुल होता है। हालांकि ये बिल्कुल इसके बरक्स है। जब वो बॉलर को कोचिंग कर रहा होता है इसका मतलब ये कि बैट्समैन को ये सुनना चाहिए कि ये मेरे कौन से वीक पॉइंट के ऊपर ये बातचीत कर रहा है, कौन सी चीज़ वो सिखा रहा है जिससे मुझे बचना है। और इसी तरह से जब वो बैट्समैन का बता रहा होता है कि बैट्समैन यहाँ पे खेल रहा हो तो यहाँ गेंद करो, इधर से आउट स्विंग करो, उसको किस पोजीशन में खड़ा है, तो इस तरह से ये वाइस वर्सा है। जब किसी एक की कोचिंग हो रही हो तो दूसरा आदमी भी अच्छे जो प्लेयर सीखना चाहते हैं वो उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। अच्छा, इसमें ये ताल्लुक नहीं है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं, आप जितने भी बड़े प्लेयर हो जाएं, आप प्लेयर वही बड़ा है जो सामने वाले की बॉलिंग का, अगर बैट्समैन है तो सामने वाली बॉलिंग को वो किस तरह से इंटरसेप्ट कर रहा है। उसका पहला काम जो है वो अपने आप को आउट होने से बचाना है। अच्छा, अब इसके अंदर कोचिंग की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब जो परफॉर्मेंस हमारी आई है, हमें उसके बाद ये जो रन रेट, वो जो हमारा स्टैंडिंग चल रही है, पॉइंट टेबल चल रहा है ना, ये पॉइंट टेबल के ऊपर हम बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट टेबल के अंदर क्या चीज़ अजीब व गरीब हुई है। वो अजीब व गरीब क्या हुई है? अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस से हम ये सीख सकते हैं कि उनके कोच ने उनके ऊपर वर्किंग की है। लेकिन ये जो फॉरेन कोच हैं, ये फॉरेन कोच फौरन अपने मुल्क जो चले जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। उनको उसके पीछे जाके और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन चीज़ों को खड़ा करना चाहिए। आप, मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट होती थी तो वो 50 ओवर की एक सीरीज़ खेल लेते थे, 3-3, 4-4 टीमों की। तो उन्होंने थोड़े दिन के बाद ये महसूस किया कि नहीं यार, हमें कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी 2 टीमें उतारनी शुरू कर दी। और एक दफ़ा मुझे याद है कि 4 टीमों का टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें 2 टीमें फॉरेन की आई हुई थी, पाकिस्तान भी थी उसमें जी। और उनकी 2 टीमें खेल रही थी, दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई। तो ये बात ही थी, उनको फाइनल नहीं खिलाना था दोनों टीमों को, उन्होंने अपने प्लेयर तैयार करने थे। तो उन्होंने वो जो वर्किंग की थी उन्होंने अपनी सेकंड 11 के ऊपर, हमने बहुत जल्दी देखा कि वो आ गया। हम ये सोचते रह गए कि ग्लेन मैकग्रा जाएगा तो इनके पास एक खला पैदा हो जाएगा, और वो खला आया भी उनके पास और उनकी टीम नीचे भी गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे अपने आप को सेटल कर लिया। स्मिथ जो राइट हैंड लेग स्पिनर आए थे, वो एज ए बैट्समैन अब क्रिकेट को एंड कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अरसे तक उसको संभाला लिया। ये जो तब्दीली आती है इस तरह से, ये तब्दीली सिर्फ इस दिमाग से आती है कि उसने
कितना उसके ऊपर कंसंट्रेट किया, किस चीज़ों को उसने तवज्जो दी और अपने आप को किस तरह से उसने देखा कि मैं टीम के अंदर एज ए राइट हैंड लेग स्पिनर बहुत दिन तक नहीं चल पाऊंगा, इसलिए कि उनकी कंट्री में नीचे से लोग भी दूसरे चले आ रहे थे और बैटिंग उसने फिर ज़रा सी अपनी इम्प्रूव की और बैटिंग में हमने देखा कि वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर हो गया। लेकिन अब हमने एक प्रोग्राम में उसके ऊपर डिस्कस किया, अब वो कुछ अजीब व गरीब काम करने लगा है, वो कूद के इधर आ जाता है, कूद के उधर चला जाता है। वो चीज़ें जो कंसंट्रेशन को अपनी देखिए, जब आपको हिट करनी होती है तो आपके पैर ज़मीन के ऊपर जितने अच्छे जमे हुए होंगे उतनी अच्छी हिट होगी, लेकिन जब आप कूदते फिरेंगे तो फिर आपकी वो जो हवा के अंदर आपकी वो होगी तो फिर आपकी हिट भी दूर तक नहीं जाएगी। बड़ी गहरी बात। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कोचिंग के हवाले से करनी चाहिए, लेकिन कोच का किरदार इस क्रिकेट के अंदर, मॉडर्न क्रिकेट के अंदर कोच का किरदार बेइंतहा ज़्यादा है। ये अगर आप मुझसे कहेंगे 1 घंटे तक बोलते रहो, मैं 1 घंटे तक बोल के उस चीज़ को क्लैरिफाई करूंगा कि कोच की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। और इस मॉडर्न क्रिकेट के अंदर कोच, मैं टीमों के साथ रहूं, मैंने तो कोचों को 6-6, 8-8 घंटे तक फारिग नहीं देखा, घुसे हुए मैचों के अंदर। हम बैठे हुए बात कर रहे हैं अपनी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो कह रहा है यार छोड़ो यार, मैं ज़रा इसको कर लूँ, मैं ज़रा चीज़ें कर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही। अब सगीर भाई हमारे साथ लाइन पर हैं। सगीर भाई ने भी बड़े टैलेंट को जो है वो टैलेंट हंट की है, बहुत होनहार क्रिकेटर्स को जो है वो निखारा भी है, उनके ऊपर काम भी किया है। अब सगीर भाई बात ये है कि अब कोच के रोल के हवाले से भी बात हो रही है। एक ज़माने में हमें याद है कि ग्रेट बॉब वुल्मर जो थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को बनाया और फिर ऐसे ऐसे प्लेयर्स उसमें से निकले, मार्क बाउचर, उसमें जॉक कालिस निकले, उसके अंदर जॉन्टी रोड्स और पता नहीं कितने खिलाड़ी उन्होंने निकाल दिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती कि हमारे पास अभी तक कोई कोच या कोई ऐसा वो नहीं है सिलसिला कि क्रिकेटर्स कहीं से हम लेकर आएँ। तो ये कोच का जो रोल है कितना इम्पोर्टेंट है? अब ये मॉडर्न क्रिकेट में तो बड़ा रोल नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ अभी तक सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है। क्या वजह समझ आती है सगीर भाई? कोच का जी देखें, जैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें कोच एक वक्त तक आपको समझा सकता है, आपको इंडिविजुअली अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। कोच आपको एक रास्ता दिखाता है, कोच आपका बल्ला लेके अंदर नहीं जाता, ना आपको वहाँ पे खेलना, वहाँ से बाहर से कोचिंग कर सकता है। कोच का काम इतना ही है जी, बाहर आपको सिखाए, आपको जो अच्छी चीजें हैं वो बताए, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। अब वो आप कितना सीरियस, अब आके थोड़ा बहुत हमारे कल्चर में कोच का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर आना शुरू है, वरना पहले तो हम कोच को कुछ समझते ही नहीं थे। जी जी बिल्कुल। हम जब खेलते थे उस वक्त तो कोचिंग नहीं थी, ये आगे कोई 5-6 साल से 8-6 साल से हमारे पास ये कोचिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर रीजनल एकेडमीज लगी हैं, वहाँ पे फिर कोचेज आए हैं, फिर डिफरेंट रीजनों में लगे हैं, तो तब से। लेकिन कोचेस को भी अब किस तरह का कोच है, कोई प्रॉपर कोच होता है, कोई हमारे तो सिफारशी कोच भी बहुत होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो कोई 2 तो तक तो कोई भी कर सकता है जी। लेकिन देखें, मैच का जो सिखाने वाला कोच जो होता है और जो मैच बनाने वाला कोच होता है, इम्प्लीमेंट क्या करना है मैच में, हमने किसको किस तरह करना है, किस तरह किसको आउट करना है, वो काफी डिफरेंस है। कोई कोच होता है जो प्रॉपर तरीके से, जो बड़े कोच आते हैं वो सिर्फ मैच सिनेरियो बनाते हैं जी, ये देखो ये जो बैट्समैन है इसको हमने, स्मिथ है, ये कूद के खेल रहा है बकॉल उनके, तो इसको हमने किधर बॉल करनी है। और एक वो कोच होता है जी, देखिए आपने ये फ्रंट फुट पे खेलना था, आपने बैक फुट पे क्यों खेल लिया। अब इस कोचिंग में वो जमाने खत्म हो गए कि जी अब इस मतलब जो हमारे प्रॉपर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तो अब ये बेसिक तो हम नहीं बता सकते ना जी, आपने वो फ्रंट फुट की बॉल बैक फुट पे खेल ली थी इसलिए आप आउट हो गए। तो वो कोचेज हमें नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान टीम के लिए तो वो कोच चाहिए जो आपको मैच बना के दे, पूरा प्लान ABC। जब तक आप प्लान ABC नहीं रखेंगे यार बैट्समैन के लिए, तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन आप नहीं रखेंगे तो फिर वही रहेगा जो हमारा चला आ रहा है इस तरह। तो फिर आपको फिर कोचेस का कोई बड़े कोच, आप जितने ही बड़े कोच बुला ले तो उसका कोई फायदा है नहीं, जब तक आप खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने आप पे। तो फायदा वही होगा, आप कोच देखें, अपने मुल्क का कोच हो, मेरे ख्याल में आप जितने भी फॉरेन कोच बुला लें वो इतना फायदा नहीं हो सकता जितना आपके अपना मुल्क का कोच, जिसका क्रिकेट में एक्सपीरियंस ज्यादा हो, जिसको हर मौके से वो गुजरा हुआ, हर प्रेशर से वो गुजरा हुआ, वो कोच बड़ी टीम के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ना कि आप कोई ऐसा कोच अपने पास रख लें जिसको जो बैक फुट और फ्रंट फुट आपके पेन पैरों को सिखा रहा हो और आपको अच्छाई की तरफ कोशिश कर रहा हो ले जाने की। और हमारे प्लेयरों में इतना सब्र भी नहीं है, वो अपने आप को बड़ा प्लेयर समझते हैं, ना कि वो कोच को बड़ा प्लेयर समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारे में ये वाला भी डेवलप होने में अभी काफी टाइम लगेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल मैं सगीर भाई से एक सवाल कर रहा हूं। सगीर भाई, मैं
मेरा एक सवाल आपसे है, इसलिए कि आप क्रिकेट कोचिंग कर रहे हैं और आपने पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट नेशनल टीम को कई लड़कियां बड़ी अच्छी आपने दी हैं। मेरा सवाल ये कि एक चीज़ ज़रा मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो क्वालिफ़िकेशन ऑफ कोचेज़ है लेवल 1 2 3 4 का, इससे कोई कोच की उस पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए पड़ता तो जरूर है, बस लेकिन उसमें ये है कि नाक आप सीधी पकड़ो या उल्टा करके पकड़ो, ये चीज आपको आ जाती है कि आपको एक सीधा वे से आपको पता चल जाता है कि आपने कोचिंग कैसे करनी है। देखिए कोचिंग में आप उस लेवल में जाना पड़ता है कि वो क्या चाह रहे हैं, उसकी नीड्स क्या, आप हर जी सईद भाई की आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही, दोबारा से रब्ता कर लें। अच्छा, वक्त हमारे पास महदूद है। विशाल भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी अभी आपने निशानदेही की और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन भी है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे तजर्बे हुए कि आपने अखबार में इश्तिहार दिया कि कोच की ज़रूरत है लेवल 4 और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कोच है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो पता ही चलता है कि एक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन हैं जो क्वालिफाइड कोच हैं, इस वक्त भी हैं, और उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोच कोई नहीं है। उनको छोड़कर आपने मिसबा को मौका दिया और जो कुछ हुआ रेस्ट इज़ हिस्ट्री आपके सामने। ये हम करते आए। वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर वो सिर्फ इसमें नहीं है, हर जगह आपको नज़र आता है। अभी आपने कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, अच्छा हो। अब यहाँ मसला ये होता है, अब इससे पहले हमने देखा एक प्राइम मिनिस्टर थे जो खुद क्रिकेटर थे, उन्होंने एक वो रख दिया बोर्ड का चेयरमैन, वो जनाब टीम भी मैं खुद सेलेक्ट करूँगा, सारे फैसले मैं खुद करूँगा, सारी चीज़ें मैं करूँगा, किसको क्या कितने पैसे देना है मैं डिसाइड करूँगा। वो सारी चीज़ें खुद करने के चक्कर में जो बेड़ा गर्क हुआ वो आपके सामने, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। अब आप फरमाइए, आपने कहा कि सारे इख्तियारात उसके पास हो, सारे इख्तियारात आपने देख लिए, उन्हें भट्टा बिठा दिया, उसने आके रमीज़ राजा उसका नाम है जी, आप बताइए। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, सारे इख्तियारात का मेरा मकसद कभी ये नहीं है कि आप सारे काम आप करेंगे। सारे इख्तियारात का मतलब ये है कि आप कोई काम नहीं कीजिए। लेकिन जो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को मैं समझता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो वो जो 7-8 शोबे हैं, उन तमाम शोबों के अंदर अच्छे, ईमानदार और क्वालिफाइड और उस काम को समझने वाले लोग उस महकमे के अंदर लाएं, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे लोकल क्रिकेट का हो, चाहे वो छोटी क्रिकेट का हो, उसमें वो लाएं और उनसे सही तरीके से डिलीवर करवाएं। लेकिन विशाल भाई अभी एक्सपेरिमेंट करके तो देखा, मानी साहब को ले आए, एक वो वसीम साहब थे, वो 12 मंथ किसी ज़माने में रहे थे, उनको लाकर आपने बना दिया, सारी अथॉरिटी दे दी। उन्होंने क्या किया हो मुझे मेरा ख्याल नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। अब ये फरमाइए, ये भी होता रहा है। देखिए जो वो बेडरूम फ्रेंड जो थे उनके, जो उनके दोस्त थे, जो शामों को उनके साथ कमरों में बैठ के गप्पे लड़ाते थे, वो जब आप उन लोगों को ला के पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ले आओगे तो क्रिकेट ठीक नहीं होगी। मैंने कहा कि क्रिकेट के अंदर अब आपको जो भी फील्ड है उस फील्ड के अंदर एक अच्छा ईमानदार आदमी लाना चाहिए, और पढ़ा लिखा आदमी हो, वो ईमानदार हो, और उसको पूरी पावर देके वहाँ से मॉनिटर करें। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी हर जगह पे खड़ा नहीं होता है। उसका खौफ, उसका डर जब नीचे वालों के ऊपर होता है तो काम चीज़ें सीधी होनी शुरू होंगी। हमने ये तजर्बा अपने मुल्क में 2-3 दफ़ा देख लिया। एक हमने पहली दफ़ा नूर खान के वक्त में देख लिया, दूसरी दफ़ा हमने आरिफ अब्बासी के वक्त में देख लिया, तीसरी दफ़ा हमने माजिद खान के वक्त में हमने काफ़ी हद तक देखा। उसके बाद माजिद खान पे बहुत सारे ब्लेम्स आए, वो एक अलग बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग बहुत अच्छे हैं। डेड ऑनेस्ट पर्सन, ये बात बिल्कुल वसूख से कही जा सकती है कि उन्होंने जितने मामला चलाए बहुत अच्छे थे और आज तक उनको याद रखा जाता है। ही वाज अ वेरी ग्रेसफुल क्रिकेटर। और क्या कहें, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। एक चंद लम्हात हैं, सकीर भाई दोबारा लाइन पर मौजूद हैं। सकीर भाई, ये विशाल भाई ने कहा एक ईमानदार बंदा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए पीसीबी के लिए, ये कहाँ मिलता है? क्योंकि बाहर से जब लेकर आए, अभी कुछ अर्से पहले एक लेकर आए थे, वसीम उनका नाम था, पूरा नाम तो मैं भूल गया, शायद क्या था उनका नाम, वसीम करके। तो वो आए, वो आकर उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ज़रा फरमाइए कि ईमानदार बंदा कहाँ से बोर्ड के लिए लेकर आएंगे? जी, ईमानदार बस तो चांस ही लेकर आ सकते हैं जो हमारी क्रिकेट को अच्छा करे। आपने सबको देख लिया, क्रिकेटर भी आ गए, नॉन क्रिकेटर भी आ गए, चेयरमैन बने, सब आ गए सर, सब आ गए, सब आगे देख लिया। लेकिन जी पूरी जो टीम जब तक आपकी सही नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा प्लेयर जरूर, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा होना जरूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर प्लेयर अलग होता है,
ये सारा तो अपने अपनी खूबियों पे, कोई सब कुछ उसमें खूबियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे ये पे कह रहे हैं कि रमीज राजा है तो सब कुछ, देखिए सब कुछ तो कोई खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपनी टीम पर भी। जब तक आपकी टीम सॉलिड नहीं होगी, जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप हर जगह नहीं देख सकते, जितने भी आप कोशिश कर लें तो आप नहीं देख सकते प्लेयर्स की कोई क्या क्या है। जब आपने एक टीम बनाई हुई है, जिनके रोल दिए हुए इतने लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं सालों साल लोगों को, तो उनसे भी तो काम लिया जाए ना। अगर आपने एक पे तो आप खुद नहीं करें ना सारा, तो आप उन पे ट्रस्ट करें और अपने प्लेयरों पे भरोसा रखें, अपने पार्टी अपने जो अपने लोग रखे हुए हैं, लेकिन वो कैपेबल लोग होने चाहिए, नहीं कि घर से उठा के आपने किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। अगर आप इसी तरह करेंगे तो आपकी टीम में और आगे कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई प्रॉपर आप जो कोई प्रॉपर उस जॉब के लिए सूटेबल है, जिसने क्रिकेट खेली हुई है, वो हर चीज समझता है, उस तरह के आप लोग क्रिकेट में रखेंगे, इसको इस पीसीबी में रखेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा होगा, ना कि आप जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं है, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। विशाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और अच्छी गुफ्तगू रही है। बहरहाल अब यही बातें हैं, क्योंकि टूर्नामेंट तो हमारे लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सिलसिला जारी रहेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर फाइनल 4 की जो टीमें हैं उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।